तेजस्वी ने कसा तंज, कहा नीतीश शराबबंदी का कर रहे ढोंग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भोजपुर में जहरीली शराबकांड के एक आरोपी के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को छवि कुमार बताते हुए जोरदार निशाना साधा है। तेजस्वी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, नीतीश कुमार शराबबंदी का ढोंग कर रहे हैं। जदयू के पदाधिकारी ही जहरीली शराब का धंधा कर पार्टी फंडिंग करते हैं, फिर छवि कुमार, नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री आवास बुलाकर सेल्फी से नवाजते हैं। उल्लेखनीय है कि 2012 में भोजपुर जिले में जहरीली शराब से हुई 29 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी राकेश सिंह 2 दिन पूर्व अपने एक रिश्तेदार के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। सिंह ने रिश्तेदार हरिंदर सिंह और नीतीश के साथ सेल्फी ली थी और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसके बाद यह तस्वीर वायरल हो गई। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराब माफिया और जदयू के नेता राकेश सिंह के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर वायरल होने के बाद सवालिया लहजे में कहा कि क्या यह तस्वीर यह साबित नहीं करती कि मुख्यमंत्री शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जहरीली शराबकांड के अभियुक्त को सम्मानित क्यों किया गया? नीतीश जी बताएं, क्या सुशासन का यही फॉर्मूला है? पूर्ण विराम। आधार को जरूरी बनाना सुरक्षा के लिए खतरा, मोदी को जल्द लेटर लिखूंगा, स्वामी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बाद अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आधार नंबर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कहा कि आधार को जरूरी बनाया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी को जल्द लेटर लिखूंगा। मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे गैर जरूरी करने के लिए कदम उठाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के खिलाफ दायर पिटीशन पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य केंद्र के कानून को कैसे चुनौती दे सकता है। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोई दिक्कत है तो वह इस मामले में खुद पिटीशन फाइल करें। बता दें कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 23 मार्च तक सभी मोबाइल फोन यूजर्स अपने मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक करा लें। मोदी सरकार गरीबों को देगी हर महीने 2600 रुपए, बिहार से हो सकती है शुरुआत। केंद्र सरकार भारत के गरीबों को हर महीने 2600 रुपए देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले से की जाएगी। खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार गरीबों को राशन पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। इसके एवज में गरीबों को हर महीने 2600 रुपए दिए जाएंगे। पिछली यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू की थी, जिसके तहत देश के हर गरीब को अनाज मुहैया कराई जाती है। अनाज आवंटन में गड़बड़ी की लगातार शिकायत के बाद सरकार ने अनाज की जगह 2600 रुपए देने की योजना बनाई है। दावा किया जा रहा है कि इस योजना के तहत घर के मुखिया के खाते में 2600 रुपए हर महीने जमा किए जाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) यानी IMF ने हाल ही में कहा था कि खाने और ईंधन पर सब्सिडी खत्म कर देने के बाद देश के हर नागरिक को साल में 2600 रुपए दिए जा सकेंगे। NTPC हादसे की न्यायिक जांच हो, पीड़ितों से मिलकर बोले राहुल गांधी गुरुवार को 3 दिन के गुजरात दौरे से वक्त निकालकर रायबरेली पहुंचे। यहां उन्होंने ऊंचाहार NTPC थर्मल प्लांट में बुधवार को हुए हादसे के विक्टिम्स और उनके परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यूपी सरकार से इस हादसे पर 6 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इस हादसे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा बॉयलर पर प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ था। रायबरेली पहुंचे राहुल ने कहा, पीड़ितों का दर्द देखकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवारों को बेहतर मुआवजा और सरकारी नौकरी और घायलों को हर संभव मदद मिलनी चाहिए। इस प्लांट को तय वक्त से पहले शुरू किया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। राहुल के साथ गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर भी पहुंचे थे। आजाद ने कहा कि हम हकीकत पता लगाने के लिए इसकी एक बाहरी एजेंसी से हाई लेवल जांच की मांग करते हैं। राहुल गांधी ने NTPC प्लांट का दौरा भी किया। वहां वे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से भी मिले। उपराज्यपाल सरकार के फैसलों से जुड़ी फाइल रखकर नहीं बैठ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक तौर पर उपराज्यपाल LG ही दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। देश के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से अलग दिल्ली में LG को ज्यादा अधिकार मिले हैं, लेकिन उपराज्यपाल सरकार के फैसले
से जुड़ी फाइल रखकर नहीं बैठ सकते। केजरी सरकार के वकील ने दिल्ली के अधिकारों को बढ़ाने की अपील की है। एससी की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़ी पिटीशन पर सुनवाई शुरू की। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी और उपराज्यपाल को उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बताया गया था। बता दें कि पिछले साल एससी ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो वह काम नहीं कर पाएगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने दलीलें पेश की। इसमें में शामिल सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं। सुब्रमण्यम ने बेंच के सामने कहा, सरकार के अधिकार सीमित हैं और इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे ज्यादा स्वायत्ता ऑटोनॉमी मिली है। दिल्ली को आर्टिकल 239 A के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है, लेकिन दिल्ली के मंत्री ब्यूरोक्रेट्स के सामने अपनी बात नहीं रख पाते। बाबुओं तक को पता नहीं है कि उनके डिपार्टमेंट का हेड कौन है। बेंच ने कहा, दिल्ली के आर्टिकल 239A कुछ अलग है। इसमें प्राथमिक तौर पर बाकी यूनियन टेरिटरीज के मुकाबले दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार मिले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हर अनचाहा शारीरिक संपर्क यौन उत्पीड़न नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी अशोभनीय शारीरिक संपर्कों को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह यौन उन्मुख व्यवहार की प्रकृति का न हो। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने यह भी कहा कि यद्यपि दुर्घटनावश शारीरिक संपर्क भले ही अशोभनीय हो, लेकिन वह यौन उत्पीड़न नहीं होगा। अदालत ने कहा, इसी तरह शारीरिक संपर्क जिसमें किसी तरह की यौन प्रकृति की भावना न हो और वह शिकायतकर्ता के लिंग को देखकर न हो तो जरूरी नहीं कि वह यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगा। पीठ ने सीआरआरआई के एक वैज्ञानिक की अपील पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। उन्होंने अपने एक पूर्व वरिष्ठ सहयोगी को शिकायत समिति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकार से मिली क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी थी। महिला ने अपने वरिष्ठ सहयोगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सीआरआरआई में काम करते थे, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर का हिस्सा है। रायबरेली एनटीपीसी बॉयलर धमाका, मरने वालों की संख्या 28 हुई, एनएचआरसी ने योगी सरकार को थमाया नोटिस। रायबरेली जिले में ऊंचाहार स्थित राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम एनटीपीसी के संयंत्र में बॉयलर फटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी करके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी के 500 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का बॉयलर बुधवार 1 नवंबर शाम फट जाने से अब तक 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में घायल 63 लोगों का जिला अस्पताल तथा लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल एनडीआरएफ की टीम अब भी दुर्घटनास्थल पर खोजबीन कर रही है। माना जा रहा है कि मलबे में अभी कुछ और शव दबे हो सकते हैं। एनटीपीसी ने मृतकों के परिजन को 20-20 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 10-10 लाख तथा मामूली रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये की सहायता का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को गुरुवार 2 नवंबर को नोटिस जारी करके 6 सप्ताह में जवाब मांगा। आयोग ने रायबरेली के ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी के बिजली संयंत्र का बॉयलर फटने से कम 28 लोगों की मौत की मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव के जरिए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इंदिरा गांधी ने नोटबंदी की होती तो मुझे ये कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोदी। नरेंद्र मोदी ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना से कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंधी चल रही है, लेकिन चुनाव में मजा नहीं आ रहा। कांग्रेस मैदान से भाग गई है। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नोटबंदी से इनकार कर दिया था। जब जरूरत थी तब इंदिरा गांधी ये काम करती तो मुझे इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी ने पालमपुर और कुल्लू में भी जनसभाओं को संबोधित किया। बता दें कि हिमाचल में 9 नवंबर को एक फेज में चुनाव है। नतीजे 18 दिसंबर को आए। मोदी ने ऊना में कहा, चुनाव आखिरी दौर में है।
यह मेरा तीसरा दिवस है जब हिमाचल की धरती पर आप सबके दर्शन करने का, आपका आशीर्वाद पाने का मौका मिला है। भाइयों बहनों, चुनाव हमने बहुत देखे हैं, चुनाव लड़े हैं और लड़वाए भी हैं। हिमाचल के चुनावों से भी जुड़ा रहा हूँ। शायद ही कोई ऐसी तहसील हो जहाँ के चुनावों में मैं नहीं गया हूँ। उस वक्त एक वॉलंटियर के नाते आप लोगों की तरह नीचे बैठकर, सभा अच्छे से हो, माइक ठीक से चले, ये सब काम मैं देखता था। बाद में गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो चुनाव सभाओं में आने का अवसर मिला। 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आने का अवसर मिला, अब विधानसभा चुनाव के प्रचार का लिए 20 साल में एक भी चुनाव ऐसा नहीं गया जब हिमाचल के किसी चुनाव से मेरा सीधा संबंध नहीं रहा। यह भी है कि इन 20 साल में मैंने हिमाचल में ऐसा चुनाव नहीं देखा जैसा इस बार है। साफ पता चल रहा है कि हवा का रुख किस तरफ है। इस बार देख रहा हूं कि हवा का रुख जानने पहचानने की जरूरत नहीं, यहाँ तो आंधी चल रही है। मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। इस बार 18 दिसंबर को हम सबको कहना पड़ेगा, हिमाचल का चुनाव न बीजेपी का नेता लड़ता है, न ही कार्यकर्ता और न ही विधायक उम्मीदवार लड़ता है, यहाँ का चुनाव यहाँ की जनता लड़ती है। जिंदा नवजात को मृत घोषित करने के आरोप में हाई कोर्ट ने दिया जांच का आदेश। नवजात को मृत घोषित करने में सफदरजंग अस्पताल की कथित चिकित्सकीय लापरवाही की घटना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को मामले की जांच का आदेश देने का निर्देश दिया है। घटना इस वर्ष जून माह की है। अदालत ने आदेश में यह उल्लेख किया कि नवजात को वापस अस्पताल लाया गया था और वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन 36 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि जिस तरह माता पिता को नवजात सौंपा गया वह तरीका भी क्षुब्ध कर देने वाला है। अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रही केंद्र सरकार की स्थायी अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा और वकील कुशाल शर्मा को घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति की स्थापना का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पैनल में स्वास्थ्य सचिव या उनका नामित किया व्यक्ति होना चाहिए जिसका दर्जा संयुक्त सचिव से कम ना हो। स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक भी इसमें शामिल होने चाहिए। वन मैन शो और 2 सैनिकों की सेना से बाहर निकले बीजेपी। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को एक बड़ी चुनौती करार दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से पार तभी पाया जा सकता है जब पार्टी वन मैन शो और 2 सैनिकों की सेना की मानसिकता से बाहर आए। अक्सर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के कारण भाजपा के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करने वाले तथा पार्टी के भीतर अपनी अनदेखी किए जाने नाराज चल रहे शत्रुघ्न ने कोई अन्य विकल्प ढूंढने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि वह भाजपा को छोड़ने के लिए इसमें शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर हम वन मैन शो और 2 सैनिकों की सेना बने रहे तो हम चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। हालांकि शत्रुघ्न ने प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टी के कद्दावर नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी की क्या गलती है। या तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया अथवा वह पराये कर दिए गए। हम सब एक परिवार के समान हैं, अगर कोई गलती हुई तो उसे सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आडवाणी और जोशी भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से हैं, उन्हें पार्टी के मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बना दिया गया, जो एक तरह से उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन के समाप्त होने की ओर इशारा करता है। मोदी जी का मानना है कि फल खाओ, काम की चिंता मत करो। राहुल कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी सोमवार को हिमाचल प्रदेश के पहले चुनावी दौरे पर पहुंचे। यहां सिरमौर के पांवटा साहिब में है। रैली के दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन मोदी जी ने इसका मतलब निकाला कि फल सब खा जाओ और काम की चिंता मत करो। राहुल चंबा, नगरोटा और नाहन में भी रैलियां करेंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज बब्बर और सलमान खुर्शीद भी प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को सीएम कैंडिडेट बनाया है। हिमाचल असेंबली इलेक्शन में 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 18 दिसंबर को आएंगे। राहुल ने कहा कि मोदी करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन अमित शाह के बेटे के बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उन्होंने सवाल किया कि शाह के बेटे की कंपनी 50,000 से 80,000 करोड़ की कैसे हुई। राहुल ने आगे कहा कि मोदी कहते थे कि वे जनता के पैसे के चौकीदार हैं और किसी को खाने नहीं देंगे, लेकिन आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। पैराडाइज पेपर्स, सरकार ने दिए जांच के आदेश। सीबीडीटी पैराडाइज पेपर्स में 714 भारतीय कंपनियों और हस्तियों का नाम आने के बाद सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं।
साथ ही मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाकर इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। यह जानकारी सीबीडीटी की ओर से दी गई। इस ग्रुप में सीबीडीटी, ईडी, आरबीआई और एफआईयू के अफसर शामिल होंगे। इसके मुखिया सीबीडीटी चेयरमैन होंगे। उधर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी भी इस मामले की जांच करेगी। सेबी ने कहा है कि इस मामले में वह सख्त कदम उठाएगी। पैराडाइज पेपर्स ने सोमवार को कई ताकतवर शख्सियतों और सेलिब्रिटीज की टैक्स चोरी का खुलासा किया। रिपोर्ट में उन फर्मों और ऑफशोर कंपनियों के बारे में बताया गया है जो दुनिया भर में अमीरों का पैसा विदेशों में भेजने में उनकी मदद करती हैं। पनामा लीक के 18 महीने बाद अब पैराडाइज पेपर्स सामने आए हैं। हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए एक दिन का समय शेष, बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 9 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार के खत्म होने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और वरिष्ठ भाजपा नेता धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में नेता इस पर्वतीय राज्य में जमे हुए हैं और उन्होंने आज रैलियों को संबोधित किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हिमाचल प्रदेश पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और थावरचंद गहलोत एवं बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडेय राज्य में कैंप कर रहे हैं। पार्टी के हिमाचल मामलों के प्रभारी पांडेय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष का हिमाचल में भी गुजरात का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है और अब लोगों का सामना करने से भी डर रही है। उधर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिमाचल प्रदेश में रैली की। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आड़े हाथ लिया। कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के पर्यटन और फल उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल ने राज्य में 9 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में रैली के दौरान कहा, मोदी जी ने सेब उत्पादकों, किसानों और जो भी पर्यटन उद्योग में हैं, उनका नुकसान किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस छोटे उद्योगों का समर्थन करती है। हम लोग वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के विरोध में नहीं हैं। हमने केवल यह कहा था कि सरकार को इसे लागू करने से पहले इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। राहुल ने कहा, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। अब इस निर्णय से सभी जूझ रहे हैं। जब हम 2019 में सत्ता में आएंगे, हम लोग जीएसटी को लोगों के लिए आसान बनाएंगे। दिल्ली में स्मॉग, 5वीं तक के स्कूल कल बंद रहेंगे, आउटडोर एक्टिविटी पर रोक। दिल्ली में 2 दिन से पॉल्यूशन का लेवल नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा हो गया है। मंगलवार को भी राजधानी में स्मॉग देखा गया। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूल 5वीं क्लास को बुधवार को बंद रखने का आदेश दिया। इसका ऐलान खुद डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने किया। उन्होंने कहा, पॉल्यूशन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अगर आगे स्कूल बंद रखने की जरूरत पड़ेगी तो विचार किया जाएगा। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने इसे लेकर मनीष सिसोदिया को लेटर लिखा था। इसमें सुबह के वक्त स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर रोक के साथ स्कूलों को फौरन बंद रखने की अपील की गई थी। बता दें कि स्मॉग धुएं और कोहरे का मिक्सचर होता है। मनीष सिसोदिया ने कहा, सभी स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज और असेंबली पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। इस मौसम में यह हर साल होता है। हम आसपास के राज्यों में फसलों को जलाने से रोकने के लिए बात करेंगे ताकि इसका समाधान खोजा जा सके। पॉल्यूशन के बढ़ते लेवल को देखते हुए मैंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से कहा है कि वे कुछ दिन स्कूल बंद रखें। उधर स्मॉग से निपटने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इस मसले पर एक मीटिंग बुलाई है। शाह ने शुरू किया गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान, वकस को देंगे जीत के टिप्स। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को यहां के नारायणपुरा से गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले। अब राज्यसभा सांसद बन चुके शाह पिछले चुनाव में इसी सीट से जीते थे। यह अभियान 12 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि गुजरात में 2 फेज 9 और 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 18 दिसंबर को आएंगे। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन आई.के. जडेजा ने बताया कि बीजेपी लोगों तक विकास का संदेश पहुंचाएगी। वह बताएगी कि बीजेपी सरकार ने राज्य में क्या क्या काम किया है। इस अभियान में कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह, हंसराज अहिर, निर्मला सीतारमण, अर्जुन मेघवाल, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, वीके सिंह, थावरचंद गहलोत आदि के नाम शामिल हैं।
अभियान के तहत सीनियर नेताओं के साथ ही बूथ स्तर के वर्कर्स 7 नवंबर से 12 नवंबर के बीच राज्य भर के करीब 50,000 बूथों के मतदाताओं से मुलाकात करेंगे। इस पहल का मकसद लोगों को बताना है कि बीजेपी ने राज्य के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निया ने दिल्ली में बरामद किए 36 करोड़ के पुराने नोट, टेरर फंडिंग का शक। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निया ने दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे 36 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। ये सभी नोट बंद हो चुके 500 और 1000 के हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस ने 4 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। निया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने गिरफ्तार किए गए लोगों और बरामद पैसे का खुलासा मंगलवार को किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक सूचना के आधार पर निया की एक टीम ने सोमवार रात 7 लोगों को हिरासत में लिया। ये लोग गाड़ियों में 28 बॉक्स रखे हुए थे। इनमें 500 और 1000 के पुराने नोट थे। गिनती किए जाने पर ये 36 करोड़ पाए गए। आरोपियों के पास से 4 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। बाद में 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। एनआईए के एक अफसर ने बताया, शुरुआती पूछताछ के बाद 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां कश्मीर में टेरर फंडिंग के सिलसिले में की गई हैं। इन सभी को बुधवार को एनआईए के कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार लोगों के नाम हैं: प्रदीप चौहान, भगवान सिंह, विनोद श्रीधर शेट्टी दिल्ली, दीपक तोपरानी मुंबई, एजाज उल हसन अमरोहा, जसविंदर सिंह नागपुर, उमर मुश्ताक डारपा लवामा, शाहनवाज मीर श्रीनगर और माजिद यूसुफ सोफी अनंतनाग। स्मॉग दिल्ली में रविवार तक स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बैन, ऑड इवन पर कल फैसला। दिल्ली में स्मॉग से बिगड़ते हालात के बीच बुधवार शाम एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ फैसले लिए। सिविल कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई। जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री भी तुरंत प्रभाव से रोक दी गई। पार्किंग फीस भी 4 गुना बढ़ाने को कहा गया है। ये सारे फैसले एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) ने लिए, जिन्हें उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी। ऑड इवन स्कीम पर फैसला गुरुवार को लिया जाएगा। इस अथॉरिटी ने दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के हालात को सीवियर प्लस यानी काफी खतरनाक कैटेगरी का बताया है। इसे इमरजेंसी कंडीशन भी कहा जाता है। दिल्ली में सभी स्कूलों को रविवार तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। उधर स्मॉग के चलते पंजाब में भी 9 से 11 नवंबर तक प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। बता दें कि बुधवार को बठिंडा में धुंध के चलते 35 गाड़ियां टकरा गईं। इस हादसे में 10 स्कूली बच्चों की जान चली गई। EPCA के फैसलों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने एक मीटिंग में अप्रूव कर दिया। इसमें अरविंद केजरीवाल और EPCA मेंबर सुनीता नारायण भी मौजूद थी। न्यूज एजेंसी ने मीटिंग में मौजूद सूत्रों के हवाले से बताया कि ऑड इवन स्कीम पर फैसला कल लिया जाएगा। LG ऑफिस के ट्वीट में कहा गया, पॉल्यूशन पर अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग में ट्रकों की एंट्री पर रोक, जरूरी सामान लाने वाले ट्रक शामिल नहीं, सिविल कंस्ट्रक्शन पर रोक, वीकेंड तक स्कूल बंद, पार्किंग फीस बढ़ाने और मेट्रो के अलावा बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने जैसे फैसले लिए गए। उपराज्यपाल ने ऑड इवन स्कीम के प्लान की तैयारी करने को भी कहा है। DDA, DMRC और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पार्किंग फीस 4 गुना बढ़ाने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में मतदान आज, कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान होगा। राज्य के सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। मैदान में 62 विधायकों सहित 337 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, 10 मंत्री, 8 मुख्य संसदीय सचिव, विधानसभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्री समेत अन्य चुनावी मुकाबले में हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सत्तारूढ़ कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की अगुवाई में भाजपा सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा 42 सीट पर, इसके बाद माकपा 14 सीट पर, स्वाभिमान पार्टी और लोक गठबंधन पार्टी 6 सीटों पर और भाकपा 3 सीटों पर मैदान में है। कल समाप्त हुए 12 दिवसीय सघन प्रचार अभियान में भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने 450 से ज्यादा रैलियां की। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह ने क्रमशः 7 और 6 रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 रैलियों को संबोधित किया। सभी रेस्टोरेंट्स पर लगेगा 5% GST, सस्ता होगा बाहर खाना।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल में लिए गए अहम फैसलों के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 28% टैक्स ब्रैकेट में पहले 228 आइटम्स थे। इनमें से 178 आइटम्स पर टैक्स घटाकर उन्हें 18% के स्लैब में लाया गया है। इसके अलावा कई आइटम्स के टैक्स घटाए गए हैं। जेटली ने कहा, अब सभी तरह के रेस्टोरेंट्स पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। जेटली के मुताबिक इन नए रेट्स का फायदा 15 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इन बदलावों पर कहा कि इससे हमारे नागरिकों को भविष्य में फायदा होगा। बता दें कि काउंसिल की यह 23वीं बैठक थी। अरुण जेटली ने कहा, देश में सभी एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। पहले नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर 12% जीएसटी लगता था। इसके अलावा एसी रेस्टोरेंट में 18% जीएसटी लगता था। स्टार्ड होटल के रेस्टोरेंट जो हर दिन एक रूम का 7,500 रुपये या उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, उन पर 18% जीएसटी लगेगा और इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा भी मिलेगा। लेकिन वो रेस्टोरेंट जो 7,500 से कम चार्ज करते हैं, उन पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा और उन्हें आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा। पीएमओ अफसर की बेटी के मैरिज फंक्शन में पहुंचे मोदी, जीत लिया मेहमानों का दिल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चेन्नई दौरे पर थे। अपने तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार मोदी पीएमओ में पदस्थ एक आईएएस अफसर की बेटी की शादी समारोह में शरीक हुए। इस दौरान वे काफी देर तक स्टेज पर मौजूद रहे और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के साथ ही उन्होंने वहां आए मेहमानों से भी दिल खोलकर मुलाकात की। दरअसल, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में पदस्थ संयुक्त सचिव टीवी सोमनाथन ने चेन्नई में बेटी की शादी का समारोह आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। अपने एक दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचे पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर वहां अपने ऑफिस के अफसर की बेटी के शादी समारोह में भी शिरकत की। इस शादी समारोह में पीएम मोदी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। साथ ही आईएएस अफसर के परिजनों और मेहमानों से बड़ी आत्मीयता के साथ मुलाकात की। आईएएस टीवी सोमनाथन के परिजनों में शामिल महिलाओं और पुरुषों ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाएं मोदी के पैर छूने के लिए झुकी तो उन्होंने खुद झुककर उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। केजरी साबित करें ऑड इवन से पॉल्यूशन घटेगा, वरना रोक लगा देंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूला इस तरह से लागू नहीं कर सकती। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार ये साबित करे कि ऑड इवन स्कीम से पॉल्यूशन घटेगा, वरना हम इस पर रोक लगा देंगे। इस मामले पर शनिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच दिल्ली सरकार ने रोजाना सफर करने वालों के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का ऐलान किया है। बता दें कि गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने 13 से 17 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम लागू करने के ऑर्डर दिए थे। एनजीटी ने कहा, जब हालात थोड़े सुधर रहे हैं तो सरकार ऑड इवन लागू करने की कोशिश कर रही है। अगर आप चाहते तो इसे थोड़ा पहले लागू कर सकते थे। अब इसे लागू करने से लोगों को परेशानी होगी। ऑड इवन स्कीम तभी शुरू की गई जब हवा में घुले एलिमेंट्स का लेवल 300 पार कर गया। आपने दिल्ली सरकार ने साल भर के भीतर कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस स्कीम को लागू करने को नहीं कहा था। एससी और एनजीटी ने 100 से ज्यादा सुझाव दिए थे ताकि पॉल्यूशन को रोका जा सके, लेकिन आपने हमेशा ऑड इवन का ऑप्शन ही चुना। दिल्ली सरकार को इस फॉर्मूला को लागू करने का स्पष्टीकरण देना होगा। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया, ऑड इवन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में 13-17 नवंबर के बीच रोजाना सफर करने वालों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि ये कदम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास 4,000 बसों का काफिला है। इसके अलावा 1,600 क्लस्टर बसों से ज्यादा हैं। मेट्रो की सुविधा भी है। डीटीसी बसों से हर रोज करीब 35 लाख पैसेंजर्स सफर करते हैं। जल्द ही अमेरिका इंग्लैंड में बसे भारतीय चुनेंगे भारत की सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार विदेश की नागरिकता ले चुके भारतीय मूल एनआरआई के लोगों को यहां वोटिंग का अधिकार दिलाने की कोशिश में जुट गई है। एनआरआई के वोट से भी भारत में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की हार जीत तय हो पाएगी, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में हर वोट की कीमत एक समान है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को डाक या ई-वैलेट के जरिए मतदान की
अनुमति देने के लिए चुनाव कानून में संशोधन वाला विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र की दलीलों पर विचार किया और उसके इस अनुरोध को स्वीकार किया कि एनआरआई के लिए मताधिकार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की जाए। केंद्र की ओर से पेश वकील पीके डे ने इस आधार पर 6 महीने का स्थगनादेश मांगा कि विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश किया जाए। हालांकि पीठ ने सुनवाई 12 हफ्तों के लिए स्थगित की। जीएसटी रेट्स में बदलाव करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था। राजनाथ सिंह। यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में हाल ही में जो बदलाव किए गए हैं, उनका मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। राजनाथ ने कहा कि जीएसटी के रेट्स में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था। बता दें कि पहले 28% टैक्स ब्रैकेट में 228 आइटम्स थे। इन में से 178 आइटम्स पर टैक्स घटाकर उन्हें 18% के स्लैब में लाया गया है। इसके अलावा कई और आइटम्स के टैक्स घटाए गए हैं। राजनाथ ने कहा कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने इसमें जो बदलाव किए हैं, उनके बारे में पहले से विचार किया जा रहा था। सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री को भी इस पूरे मामले की जानकारी थी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस बारे में जो भी बदलाव जरूरी हैं, वो किए जाने चाहिए। राजनाथ ने कहा प्रधानमंत्री के कहने के बाद ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और बदलावों पर सहमति बनी। उम्मीद है कि इन बदलावों से अब कारोबारी भी खुश होंगे। सिंह ने यह बात यहां मीडिया से बातचीत में कही। चित्रकूट उपचुनाव में 14,000 वोटों से कांग्रेस की जीत, बीजेपी ने मानी हार। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग पूरी हो गई। कांग्रेस कैंडिडेट नीलांशु चतुर्वेदी 19 राउंड की गिनती के बाद 14,333 वोटों से जीत गए। बीजेपी ने पहले राउंड में ही बढ़त बनाई थी, उसके बाद हर राउंड में पिछड़ती चली गई। एमपी बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों की समीक्षा की जाएगी। बता दें यह सीट कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। नंद कुमार चौहान ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस को परंपरागत सीट होने का फायदा मिला और हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जब चौहान से कैंडिडेट के चयन में गलती होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इन नतीजों की समीक्षा करेगी। देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत है, रेल मंत्री। सवाल जवाब के जरिए जानकारियां साझा करने वाली वेबसाइट पर एक शख्स ने पूछा था कि देश को क्या बुलेट ट्रेन की जरूरत है। उसने सोचा कि कोई भी शख्स उसे इसके बारे में अपना ओपिनियन देगा, लेकिन उसे खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ही जवाब दे दिया। उन्होंने बाकायदा ग्राफिक्स पोस्ट करके बताया कि यह देश के डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। गोयल के जवाब को अब तक 33,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यूजर ने पूछा था, क्या हकीकत में देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत है? बता दें कि हाल ही में नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। इस हाई स्पीड ट्रेन को लेकर देश भर में लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ इसे जरूरी मानते हैं तो कुछ का कहना है कि अभी मौजूदा रेल सर्विस को ही दुरुस्त करने की जरूरत है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यूजर के सवाल का सोमवार को जवाब दिया है। इसमें उन्होंने लिखा, भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, जिसमें डेवलपमेंट की काफी जरूरत है। भारत के डेवलपमेंट प्लान में सबसे बड़ी जरूरत रेल नेटवर्क को अपग्रेड करना है। इसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट भी शामिल है। इसे आमतौर पर बुलेट ट्रेन कहा जाता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एनडीए सरकार का विजनरी प्रोजेक्ट है, जिससे रेल सर्विस में सिक्योरिटी, स्पीड और सर्विस के नए स्टैंडर्ड तय होंगे। इसके साथ ही इससे भारतीय रेलवे स्केल, स्पीड और स्किल के मामले में दुनिया में इंटरनेशनल लीडर हो जाएगी। योगी कैबिनेट में 3 बड़े फैसले। विकलांग कल्याण निगम में रिटायरमेंट उम्र हुई 60 साल। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी गई। सबसे पहले गंगा बाढ़ प्रबंधन कमीशन के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी मिली। इसके बाद उतरेठिया में सिंचाई विभाग की 5,000 वर्ग मीटर वाली 7 करोड़ की कीमत की जमीन का हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं तीसरे फैसले में विकलांग कल्याण निगम के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल करने का निर्णय हुआ। 8 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके चलते अब मंत्री 10 करोड़ रुपए तक के विभागीय काम करवा सकेंगे। उन्हें पहले वित्त विभाग की सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। गन्ने का समर्थन मूल्य 10 रुपए प्रति कुंतल बढ़ाए जाने के फैसले को मंजूरी मिली।
अगेती प्रजाति का मूल्य 315 से बढ़ाकर 325, सामान्य प्रजाति 305 से 315 और निम्न प्रजाति का 300 से बढ़ाकर 310 रुपये कर दिया गया। यह है। भाजपा और सहयोगी दल सुभासपा में निकाय चुनाव को लेकर तल्खी बढ़ी। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की योगी सरकार और गठबंधन सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मध्य तल्खी बढ़ गई है। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बिलथरा रोड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए होमगार्ड मंत्री अनिल राजभर ने अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखे हमले किए। उन्होंने सुभासपा अध्यक्ष पर कृतघ्न व एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया। भाजपा ने ही पिछले विधान सभा चुनाव में ओम प्रकाश को 8 सीटें देकर उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया और मंत्री बनाया। 1 दिसंबर को भारत आएंगे ओबामा, यंग लीडर्स के साथ दिल्ली में करेंगे टाउन हॉल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 1 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। नई दिल्ली में ओबामा भारत के चुनिंदा यंग लीडर्स के साथ टाउन हॉल का लेंगे। इस दौरान वो यंग लीडर्स से यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी कम्युनिटीज के लिए क्या काम किए और इन कामों से समुदाय को कितना फायदा हुआ। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट का यह टाउन हॉल उनके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओबामा फाउंडेशन के बैनर तले होगा। ओबामा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए अपने भारत दौरे की जानकारी दी है। इस वीडियो में अमेरिका के इस पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो पूरे भारत में बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम भारत के हर हिस्से में काम रहे यंग लीडर्स से बातचीत के लिए एक टाउन हॉल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इस दौरान ये यंग लीडर्स मुझे बताएंगे कि उन्होंने अपनी कम्युनिटीज को बेहतर बनाने के लिए क्या काम किए या कर रहे हैं। भारत में 73 सीआर आबादी को नहीं मिल पा रही बेहतर टॉयलेट फैसिलिटी रिपोर्ट। देश में 73 करोड़ से ज्यादा आबादी, करीब 59% आज भी टॉयलेट और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया कैंपेन के बाद भी ज्यादातर लोग खुले में शौच और गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। इसे लेकर महिलाओं और लड़कियों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये दावा दुनिया भर में टॉयलेट फैसिलिटी पर तैयार एक रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि इसमें मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को काफी कामयाब बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि भारत में अब भी 35 करोड़ महिलाएं और लड़कियां टॉयलेट का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि अक्टूबर 2014 से नवंबर 2017 के बीच देश में 5.2 करोड़ टॉयलेट बनाए गए। भारत ने खुले में शौच को खत्म करने के लिहाज से जो काम किए हैं, उसकी वजह से वो इस तरह की कोशिश करने वाले 10 देशों में शामिल है। लेकिन अभी काफी काम होना बाकी है। इस रिपोर्ट में भारत के बाद चीन का नंबर आता है। चीन के बारे में कहा गया है कि वहां 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास अच्छे टॉयलेट नहीं हैं। हालांकि चीन ने साल 2000 के बाद इस मामले में काफी काम किया। तब चीन के 40% लोगों के पास टॉयलेट नहीं थे। चीन के बाद बेसिक सैनिटेशन की कमी के मामले में अफ्रीकी देश नाइजीरिया तीसरे नंबर पर है। इंदिरा गांधी ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वालों का विरोध किया था। सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी धर्म व जाति के नाम पर भारतीय लोगों को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ी थी। पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती पर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के जीवन व उपलब्धियों पर अ लाइफ ऑफ करेज फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा, मैंने इंदिरा जी को लौह महिला कहे जाते सुना है, लेकिन उनके चरित्र में लोहा महज एक तत्व था, उसमें उदारता और मानवता जैसे प्रमुख लक्षण भी थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। सोनिया गांधी ने रविवार को इंदिरा गांधी से अपने संबंधों को याद किया, जो उनकी सास भी थी। सोनिया ने कहा, हम 16 साल से ज्यादा समय तक एक घर में रहे। हमारे छोटे से परिवार की मुखिया थी वह, और इसी दौरान मैंने उन्हें करीब से जाना। मैंने उन्हें हर मूड व परिस्थिति में करीब से देखा है। उन्होंने कहा, मुझे समझ में आया थी कि कितनी शिद्दत से वह अपने देश के लिए सोचती थी, गरीब व पीड़ित की मदद कितनी गहराई से करती थी, वह कैसे अपने पिता व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अन्य महान पुरुषों व महिलाओं से प्राप्त सीख का निष्ठा से पालन करती थी। 1 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी पद्मावती। विरोध प्रदर्शनों के बाद फिल्म निर्माताओं ने लिया फैसला। संजय लीला भंसाली की विवादों में घिरी फिल्म पद्मावती की रिलीज को स्वेच्छा से स्थगित कर दिया गया है।
फिल्म की निर्माता और वितरक वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, पद्मावती की निर्माण कंपनी वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने अपनी पूर्व निर्धारित तारीख 1 दिसंबर 2017 को फिल्म की रिलीज स्थगित कर दी है। फिल्म की कहानी राजपूत रानी पद्मावती को लेकर तथ्यों से छेड़छाड़ को लेकर विवादों में घिरी है। हालांकि भंसाली इस बात से कई बार इनकार कर चुके हैं। कुछ हिंदू समूह फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक संगठनों ने मांग की है कि गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसकी रिलीज स्थगित कर दी जाएगी। निर्माताओं को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सीबीएफसी का कहना है कि निर्माताओं का आवेदन अधूरा था।